सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, जब चिराग बुझने वाला होता है तो बुझने से पहले ज़्यादा तेज़ रोशनी कर देता है। चिराग जब बुझने वाला होता है तो उसकी लो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि बहुत तेज़ हो जाती है। आज हमारे मुल्क की सियासत में अगर हम ऐसी मिसाल ढूंढने की कोशिश करें कि कौन सा चिराग जो है वह बुझने के करीब है और तेज़ से तेज़ तर रोशनी देनी शुरू कर दी तो हमें आसानी से ये नज़र आ जाएगा। आज जो लोग जारहाना सियासत करते हुए हमें दिखाई देते हैं या वो ये कहते हुए हमें सुनाई देते हैं कि बस अब फैसला कुन वक्त आ चुका है, उनकी मिसाल बिल्कुल इसी चिराग जैसी है जो बुझने से पहले आखिरी बार बहुत तेज़ी से जलता है, रोशनी देता है और फिर बिलाखिर बुझ जाता है। और ये सियासी चिराग तो फिर 30 सालों से जल रहा है। 30 साल मजाक नहीं है। इसी सियासी चिराग ने 3 बार इक़्तिदार देखा। कितनी बार मैं कह रही हूँ? 3 बार। अगेन आई वुड से कोई मजाक की बात नहीं है। अवाम का बहुत तेल निकाला, ऐसा ही है, आप लोगों का बहुत तेल निकाला ताकि इस चिराग की जो लौ है वो रोशन रहे। मुल्क को कर्जों में डबो दिया ताकि इस चिराग की लौ रोशन रहे। और इस सियासी चिराग ने बहुत सारे नशेबो फराज भी देखे। ऐसा वक्त काफ़ी बार आया जब ये चिराग बुझने के करीब था, लेकिन फिर किसी डील या फिर हम कहते हैं ढील के नतीजे में ये चिराग जलता रहा और जलता रहा। इस सियासी चिराग में सबसे पहले तेल डाला किसने था? इस सियासी चिराग को सबसे पहले आखिर जलाया किसने था? इस सियासी चिराग की जो परवरिश है वो आखिर किसने की थी? इस सियासी चिराग ने अवाम को कितना फ़ायदा दिया, कितना बेनिफिट दिया, या खुद को रोशन रखने के लिए अवाम का कितना तेल निकाला, किस तरह से तेल निकाला? सवाल ये है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि वो सियासी चिराग जो सियासत के नाम पर कारोबार करके अपने चश्मो चिरागों के मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ़ रहा, उसकी इब्तिदा आखिर हुई कैसे? ये पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। मुझे शायद अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सियासी चिराग को रोशन करने वाले आखिर कौन थे, और इसने रोशन होते ही सबसे पहले जिस घर को आग लगाई थी वो किसका घर था? सोचिए जरा। वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घर। इस चिराग ने रोशन होते ही वो मिसाल क़यामत तक के लिए जिंदा कर दी कि घर को लगी आग घर के चिराग से। इस चिराग ने रोशनी देने के वादे पर अवाम का तेल पे तेल निकाला, लेकिन इस चिराग की रोशनी से मुल्क अंधेरों की नजर होता चला गया। अवाम के मुस्तकबिल तारीक होने लगे, कर्जे बढ़ने लगे, सियासत गंदी होने लगी, लेकिन ये चिराग पूरी आबोताब के साथ जलता रहा, बुझने का नाम ना लिया। फिर वक्त बदला। वक्त कैसे बदला? चिराग में तेल डालने वाले भी बदल गए, क्योंकि मुफादात जो बदल गए। फिर आमरीत की जानिब से जलाए जाने वाले इस सियासी चिराग में जमहूरियत का तेल डाला गया। जरा सुने गौर से। आमरीत की जानिब से जलाया जाने वाला चिराग था ये सियासी, जिसमें जमहूरियत का तेल डाला गया, और वो तेल भी निकाला गया अवाम का, सॉरी टू से, अवाम का तेल जमहूरियत की बोतल में बंद करके इस चिराग में डाला गया। और फिर क्या हुआ? एक बार फिर इसको जलाया गया, फिर भरपूर उजाला, और लोगों के घरों में नहीं बल्कि इस चिराग के चश्मो चिरागों के घरों में सियासत के ये चिराग, जिनका नाम था मियां नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने, बल्कि हजरत नवाज शरीफ कह दूं तो गलत नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब ने सियासत की इब्तिदा ही आमरीत की गोद में बैठकर की थी। इनको याद होगा ये, उनकी बेटी को भी मैं याद करवा दूं। और इसके बाद किस्मत ने इनका साथ दिया। कारोबारी जहन था और कारोबारी जहन को सियासत में इस्तेमाल किया। नजरिया ज़रूरत को सीढ़ी बनाया। लंदन में फ्लैट्स लेने का अज़म किया इन साहब ने, हज़रत नवाज शरीफ साहब, और करप्शन के रास्ते पर चल पड़े ये हज़रत नवाज शरीफ साहब। किस्मत ने बड़ा साथ दिया, साथ देती चली गई किस्मत, मजीद साथ दिया। बेनज़ीर भुट्टो के बाद इनकी पार्टी मिल गई प्लेट में आसिफ अली जरदारी साहब को। दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसका नाम क्या था? अब तो बच्चे बच्चे को नाम याद होगा, मिसाके जमहूरियत। बिल्कुल सही समझे। इस मिसाके जमहूरियत को बुनियाद बनाकर जरदारी साहब और हजरत नवाज शरीफ साहब ने की ऑपोजिशन और हुकूमत। मिसाके जमहूरियत था क्या, ये थोड़ा सा आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून
और पीपल्स पार्टी के दरमियान 14 मई 2006 को लंदन में तय पाने वाले इस मिसाक जमहूरियत पर गौर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि मिसाक जमहूरियत के बुनियादी मकासद में ना सिर्फ कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत, मेरिट, सेहत, तालीम, बुनियादी हुकूक, इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम, सुबदारी, औरत का मुकाम और अकलियतों के हुकूक, मीडिया और अदलिया की आज़ादी के शामिल है, बल्कि गुर्बत, जहालत, बीमारी, क्लैशनकोफ कल्चर के खात्मे की अहमियत को भी महसूस किया गया। लेकिन हकीकत में एक ही नुक्ता है जो दोनों जमातों में इत्तेहाद का बाइस बना रहा, वो हम आपको आगे जाके बताते हैं। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। मिसाक जमहूरियत की पहली दो जो शिकें हैं वो 12 अक्टूबर 1999 से पहले की जो पोजीशन में अगर हम बात करें बहाल करने और वज़ीर आज़म को गवर्नर और उनकी जो तकर्री है, इसके अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर का इख्तियार देने से मुताल्लिक है। जबकि तीसरी शिक की अगर मैं बात करूं तो तीसरी शिक में जजों के तकर्रुर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन तजवीज़ दिया गया, उसमें सियासत और वकालत से मुंसलिक अफराद की एक ख़ास तादाद को बतौर रुकन शामिल करते हुए जजों को हटाने का तरीका दिया गया। शिक नंबर 4 की अगर बात करूं नाजरीन, शिक नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रेगुलर मुकदमात सुनने तक महदूद करके फेडरेशन के तनाज़ात सुनने के लिए अलहदा आइनी अदालत के क़याम से मुतालिक है। शिक नंबर 5 से 10 में कॉन्करेंट लिस्ट के खात्मे, ख़वातीन की नशिस्तों, सेनेट की सीटों में इजाफे, फाटा को मौजूदा जो केपी के सूबा है उसमें शामिल करना, शुमाली इलाका जात की तरक्की या जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके जमाती बुनियादों पर इनकाद का जिक्र। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। शिक नंबर 11 से 12 में कौमी सलामती कौंसिल के खात्मे और किसी शख्स के 2 से ज़ायद बार वज़ीर आज़म बनने पर, 2 से ज़ायद बार मैं कह रही हूँ वज़ीर आज़म बनने पर पाबंदी के खात्मे का जिक्र है। शिक नंबर 13 पे चलते हैं। शिक नंबर 13 में एक कमीशन का क़याम तजवीज़ किया गया जिसे इख्तियार ये होगा कि वो इस बात का तयन करे कि आया कोई सियासी मुखालिफ रियासती जबर और इंतकामी जो हम कह सकते हैं एहतसाब का निशाना तो नहीं मान रहा। लिहाजा वज़ीर आज़म कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन का तकर्रुर करेगा। ये पॉइंट आप समझ रहे हैं, बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल। अच्छा, ये आगे सुनते हैं जी। जो बाज़ शिकें हैं वो क्या, फ्लोर क्रॉसिंग और मीडिया की आज़ादी या फिर गवर्नेंस, कश्मीर पॉलिसी, भारत और अफगानिस्तान से जो पुरअमन ताल्लुकात हैं इससे मुताल्लिक हैं। आगे चलते हैं जी। शिक नंबर 22 में दोनों जमातों का जो अहद है वो दर्ज है कि वो किसी फौजी जमात या फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत के साथ नहीं देंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे। शिक नंबर 26 क्या कहती जी, दहशत गर्दी को डिक्टेटरशिप की जो बाय प्रोडक्ट है करार देते हुए डिक्टेटरशिप की मुजम्मत की गई है। शिक नंबर 32 से 36 में ISI, MI और दूसरी एजेंसीज को मुंतखब हुकूमत के सामने जवाबदेह बनाने या फिर दिफाई बजट को पार्लिमान में ज़ेरे बहस लाने और फौजियों के नाम ज़मीन के लॉटमेंट की छानबीन करने वगैरह जैसे इकदामात का जिक्र किया गया शिक में। यहाँ ये अमर मैं आपको बताऊँ कि काबिल ज़िक्र है कि अगरचे मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दस्तखत हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं क्या कह रही हूँ कि मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दस्तखत है, मगर इससे ये जाहिर नहीं होता कि सियासतदानों और सियासी जमातों से मंसूब जो घपले हैं, भत्ताखोरी या टारगेट किलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, चाइना कटिंग या फिर करप्शन और दीगर जराइम के तदारुक या इस तबके के एहतसाब की भी कोई ज़रूरत है। हालांकि जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर 2 बार बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ हुई और 2 बार ही नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया गया, उनमें करप्शन और अकरबा परवरी के इल्ज़ामात अगर मैं कह दूँ सरे फरिश्ते तो बिल्कुल सही। ऐसे मंजरनामे में हक तो ये था कि दोनों जमातें सियासत को करप्शन से पाक करने के लिए ठोस इकदाम तजवीज़ करती, मगर ऐसा करने की बजाय उन्होंने सिर्फ फौजी डिक्टेटरशिप की मजम्मत और इक़्तिदार आला पर अवामी नुमाइंदों के इस्तेहकाक पर जोर देना शुरू कर दिया। मुनासिब ये समझा कि जी हम ये कर लें, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद हमें यही करना चाहिए। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो को पहली बार सदर गुलाम इसाक खान ने और दूसरी मरतबा उनकी अपनी जमात ने मुंतखब होने वाले सदर फारूक लगारी ने बरतरफ किया था। याद होगा पीपल्स पार्टी को, उन्हें किसी फौजी जनरल ने तो नहीं हटाया था ना। इसी तरह नवाज शरीफ को एक बार गुलाम इसाक खान ने, जबकि दूसरी बार जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटाया था। अच्छा, इस दौर में अगर 4 हुकूमतें निशाना बनी तो 4 में से
3 हुकूमतें सिविलियन सदूर के हाथों रुखसत हुई। ये एक रियलिटी, इससे मुकर नहीं सकते ये। मगर मिसाके जमहूरियत में टारगेट जहां फौजी डिक्टेटर्स को किया गया, फौजी डिक्टेटर्स को टारगेट किया गया, वहां जुडिशल कमीशन में सियासी अरकान को शामिल करके अदलिया की आज़ादी भी सल्ब करने की कोशिश की गई, ताकि किसी तरह एहतसाब से बचने की राहें हमवार हो सकें। और शायद यही वो वाहिद मकसद है जिसकी बिना पर मिसाके जमहूरियत पर ना सिर्फ इत्तफाक हुआ, बल्कि दोनों जमातों की लीडरशिप इस पर कायम भी नज़र आ रही है। यानी ये मिसाके जमहूरियत सिर्फ 2 सियासी जमातों की जो प्रोटेक्शन, अगर हम कह दें, शील्ड है कि ना कोई इदारा इनसे एहतसाब का पूछे और सवाल कोई मजाल ना करे, भाई कोई हिम्मत नहीं, सवाल की तो बात ही नहीं हो सकती, ना अदालत मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहे। इस मिसाके जमहूरियत की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस बात को भी यकीनी बनाया गया, नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, कि एक शख्स कई हज़ार बार भी सदर और वज़ीर आज़म बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपके कानों ने। एक शख्स कई हज़ार बार भी सदर या फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। इस मिसाके जमहूरियत में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, एहतसाब जैसे अहम मामलात नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अगेन आई वुड से सिर्फ और सिर्फ फौजी हुकूमत को टारगेट किया गया। यानी बगैर किसी मुदाखलत के 2 सियासी जमातें मुल्क के स्याह सफेद की मालिक बन जाए, ना कोई रोक टोक, ना कोई पूछने वाला, ना कोई सवाल पूछने वाला, क्योंकि इस वक्त इन 2 सियासी जमातों को ये लगता था, जिस वक्त की मैं आपको बात बता रही हूँ, कि इन दोनों के अलावा अगर मुल्क में किसी की हुकूमत आ सकती है तो वो है फौज की, क्योंकि तीसरी तो कोई जमात इनके साथ कंपटीशन में इनको नजर ही नहीं आई। MQM एक सूबे की हद तक महदूद थी, हमने देखा, ANP KPK तक महदूद रही, इसलिए इन्होंने मिसाके जमहूरियत में सिर्फ इस बात को यकीनी बनाया कि मुल्क में या तो हुकूमत रहेगी नून लीग की या फिर हुकूमत रहेगी पीपल्स पार्टी की। वो तो शुक्र है इस वक्त के इमरान खान साहब सियासत में नहीं थे, वरना मिसाके जमहूरियत की एक शिक ये भी होती कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलावा अगर कोई जमात इक़्तिदार में आने का सोचेगी भी तो वो फौज की साजिश होगी, वो जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी, वो निज़ाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश तस्वुर की जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ बाद में आई, इसलिए अब एक बार फिर से मिसाके जमहूरियत को एक्सटेंड करने की बातें हो रही हैं। खैर, ये तो था इनका मिसाके जमहूरियत जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताया, आपके साथ शेयर किया। नवाज शरीफ साहब की सियासत का चिराग जो नवाज शरीफ साहब, जो ज़ियाउल हक साहब ने जलाया था, अब वो एहतसाब के जो बात करूँ अंधेरों की, उसकी जद में आ चुका है। और इसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? हर मुमकिन, हाँ यहाँ मैं लफ्ज़ बोलूँगी, साजिश, यहाँ और ये साजिश। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि चिराग की लो बहुत तेज़ होती चली जा रही, जिसकी एक मिसाल थी वो वीडियो, याद है ना आपको, जो नवाज शरीफ साहब की प्यारी प्रिंसेस साहबजादी बेटी दुख्तर उन्होंने दिखाई थी कि नवाज शरीफ साहब को सजा देने वाले जज साहिब ने नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को बुलाया और कहा कि मुझे रात में डरावने ख्वाब आते हैं, मेरा ज़मीर मुझे रोज़ सुबह शाम जूते मारता है, मुझसे ज़मीर की मार नहीं खाई जा रही है मज़ीद, इसलिए मैं ये एतराफ़ करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ को सज़ा दी नहीं, दिलवाई गई थी। मुझे मरियम नवाज साहिबा पर भी हैरत हो रही है, मतलब ये स्टोरी जो बनाई है इन्होंने, तो ऐसी तो बनाती जो थोड़ी बहुत इसी मगर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती, दिलचस्प होती। मरियम नवाज की ये जो फैंटेसाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें फैंटेसी से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे मुझे एक बात का यकीन जानिए नाज़रीन, अंदाज़ा हो गया है कि मरियम नवाज अच्छी नानी भी नहीं बन सकती। क्यों मैंने नानी का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया? क्योंकि नानी अम्मा तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाती हैं बच्चों को, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को तो कहानी भी ठीक से नहीं बनानी है। एक जज साहब को रात में अगर डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, अगर लोगों को आज की दुनिया में, आज के दौर में सिर्फ एक गलत फैसले पर या फिर सिर्फ एक गलत इकदाम पर ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाते, तो सबसे ज़्यादा डरावने ख्वाब आपको पता है किसको आते हैं नाजरीन? नवाज शरीफ साहब को। उसके बाद आते हैं निक्के परा शहबाज शरीफ साहब नो, उसके बाद इनकी जो बेटी है ये प्रिंसेस मरियम नवाज साहिबा, इनको आते, हमजा शहबाज को आते, और इसके बाद हसन और हुसैन जो मासूम से 45 साला नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको आते। क्योंकि इस मुल्क की तारीख में जिसने सबसे ज़्यादा तारीख इकदामात किए वो कौन है? उस ख़ानदान का नाम क्या है? यही शरीफ ख़ानदान।
नवाज शरीफ को तो कभी डरावने ख्वाब नहीं आए, शहबाज शरीफ को भी नहीं आए, मरियम साहिबा जिस वक्त आपकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, तब भी आपको ऐसे कोई ख्वाब नहीं आए थे। और जब पाकिस्तान समेत लंदन में भी आपकी जायदाद नहीं जायदादें निकल आई तो आपको तब भी ऐसे ख्वाब नहीं आए थे। ज़मीर के ज़िंदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप एक जज साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आपके एक कारकुन को घर बुला कर कहा कि भाई मुझे तो डरावने ख्वाब आ रहे हैं। और इस दौर में बच्चे भी जिन भूतों से मेरे ख्याल से नहीं डरते हैं, आप इतने बड़े जज साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि अंधेरे में कोई राना सोनाला साहब को अगर देखे, राना साहब को, या फिर मेकअप के बगैर हमजा शहबाज साहब को देखे तो उसको यकीनी तौर पे हार्ट अटैक हो जाना चाहिए। फिर आपने अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए एक एडिट वीडियो पेश कर दी जिसमें दिखाया गया कि वो जज साहिब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला गलत किया। लेकिन एक मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी नाजरीन, कि चोर जितना बड़ा भी चोर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी कोई ना कोई निशानी ज़रूर छोड़ जाता है। आपके अब्बा जी ने 30 साल चोरी की, निशानी मिल गई ना पनामा में। एक अरसे तक वो फौज के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते रहे, एक अरसे तक वो कहते रहे हजरत नवाज शरीफ साहब कि उनकी हुकूमत को अंदरूनी साजिशों की वजह से चलने नहीं दिया जा रहा। एक अरसे तक वो मुल्क के रियासती इदारों पर तनकीद भी करते रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए, सिर्फ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। उन्होंने हमेशा इस बात का सहारा लिया कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। पिछले 5 सालों में ये जो हजरत नवाज शरीफ साहब हैं, इनको इक़्तिदार मिला और उनकी 30 साल की चोरी की निशानी भी मिल गई। वो ना फौज की साजिश थी ना किसी और की थी, बल्कि वो तो एक गैर मुल्की इदारे ने इंकशाफ किया था जिसमें अब्बा जी का नाम नहीं आया लेकिन उनके बच्चों का नाम आ गया। और अब्बा जी भी देखे ना कितने मासूम, कितने भोले, शक्ल से भोले लगते हैं, इतने भोले कि कह रहे हैं कि मेरा तो नाम ही नहीं है, हुसैन का नाम है, हसन का नाम है, मरियम का नाम है, करप्शन उन्होंने की है। इनसे पूछो तो मेरा तो नाम आया ही नहीं। ये चोरी भी किस तरह पकड़ी गई कि अब्बा ने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया और बच्चों ने अब्बा को ही डिसऑन कर दिया। ये कैसी चोरी है नाजरीन, सोचें जरा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज ने अपनी बहन को ही जेल में डाल दिया, देखें जेल में पहुंच गई, आए नहीं वो, लेकिन रसीदें ना दे सके। ये कैसे गैरतमंद भाई और कैसे बेटे हैं कि बाप जेल में पड़ा है, बहन अकेली अब्बा की करप्शन बचाने के लिए, अब्बा को एनआरओ दिलाने के लिए कोशिशें कर रही है, झूठ पे झूठ बोले चले जा रही है, साजिशें किए चली जा रही है, एडिट वीडियो तक बनाने पर आ गई है और भाइयों का अता पता ही नहीं है। अल्लाह ऐसी सिचुएशन किसी बाप और बहन को ना दिखाए कि जिस बाप ने दिन रात एक करके करप्शन पे करप्शन की, करप्शन पे करप्शन की, करप्शन पे करप्शन की और अपने बच्चों को पाला, इतना वो अमीर कर दिया, आज उसी के बच्चे उसको पूछने भी नहीं आते। जिस बाप ने कौम का पैसा कितनी महारत से चोरी करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर दिया, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख करने के बाद उसी बाप के बेटे एक बार भी पाकिस्तान आकर अपने अब्बा से जेल में नहीं मिले। जैसे अब्बा जी की करप्शन 30 साल बाद ही सही लेकिन पकड़ी गई, इसी तरह साहिबजादी की ये जो जालसाजी है 2 बार पकड़ी गई। एक बार पकड़ी अदालत उज़्मा ने, आपको याद होगा जब ये कैलेबरी फॉन्ट की शक्ल में पकड़ी गई, और एक बार पकड़ी हमने जो वीडियो मरियम नवाज साहिबा इतनी मेहनत से बनाकर लाई थी और दावा कर रही थी कि अब नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, अब गैबी मदद आ गई, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अब तो जमहूरियत के खिलाफ साजिश जो है वो बेनकाब हो गई। लेकिन फिर हुआ यूं कि वो वीडियो ही बेनकाब हो गई। देखिए जरा। तो नाजरीन ये वीडियो कहाँ एडिट की गई, चोर कितना ही बड़ा क्यों ना हो निशानी जरूर छोड़ जाते। तमाम बातें करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी कि गैबी मदद आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया और जमहूरियत के खिलाफ जो साजिश हो रही थी वो बेनकाब होगी। कुछ और बेनकाब हुआ या ना हुआ, मरियम बीबी आपकी झूठी जो प्लानिंग है, झूठी वीडियो है, आपकी कम अकली का सबूत, आपका जो IQ लेवल है वो जरूर बेनकाब हो चुका है। ये वीडियो जिसने मिस कर दी ब्रेक से पहले जरा देखिए, उसके बाद मरियम बीबी को जवाब मैं देती हूँ। चोर कितना बड़ा ही क्यों ना हो निशानी जरूर छोड़ जाता है। ये वीडियो एडिट की गई वहां जहां मरियम नवाज साहिबा ने सरमायाकारी कर रखी है। इस वीडियो को तैयार किया गया वहां जहां मरियम नवाज शरीफ बहुत मेहरबानी करते रहे। ये हथकंडे बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। इस सियासी सर्कस का अंजाम भी मेरे ख्याल से बहुत करीब है। नवाज शरीफ, मरियम सफदर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, इन तमाम लोगों समेत वो जितने भी लोग जिन्होंने मिसाक के जमहूरियत के नाम पर सिर्फ इस मुल्क को लूटा,
اس عوام کو مکروز کیا, اس ملک میں ترقی کے نام پر ٹوٹی ہوئی سڑکیں دی, ترقی کے نام پر سرکاری ادارے تباہ کر دیے, برباد کر دیے, ترقی کے نام پر تعلیم کو لاوارثی کر دیا, ترقی کے نام پر غربت عام کر دی, اتنی دو نمبری کی کہ پورے نظام کو ہی داؤ پر لگا دیا. ایسا نظام دیا کہ جس میں ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور ملک کا 80% طبقہ تباہ و برباد ہوتا چلا جائے. جمہوریت کے نام پر بادشاہت اور سلطنت مغلیہ کے خواب دیکھے, کبھی امیر المومنین بننا چاہا, کبھی خلیفہ وقت بننا چاہا, کبھی طیب اردگان, کبھی نیلسن منڈیلا, اور ان کا احتساب تو ہوگا. اس احتساب سے بچنے کے لیے کبھی یہ لوگ خفیہ راستوں سے NRO مانگتے رہے. کہا یہ جاتا رہا ناظرین کہ شہباز شریف NRO کے لیے لندن کی سڑکیں ناپتے رہے. کبھی مریم صفدر صاحبہ دختر جمہوریت بننے کی بھرپور کوشش کرتی رہی. ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ شاید یہ ہے, کیوں ہم اپنے ایسے لوگوں کو ہم اپنا رہبر مان لیتے ہیں, ہم لوگ اپنا رہنما مان لیتے ہیں, اپنا مان لیتے ہیں ٹو کٹ شارٹ. نواز شریف نے اس ملک کو دیا کیا؟ میرا آپ سے سوال ہے آج. اگر 30,000 ارب کا قرضہ اس ملک پر چڑھا کر چند موٹر ویز اور کچھ میٹرو بسیں بنا دی تو کیا اسے ہم جمہوریت کہیں؟ کیا اسے ہم ترقی کہیں؟ کیا دیا اس ملک کو؟ اس قومی خزانے سے نواز شریف صاحب نے 62 غیر ملکی دورے کیے جن کا خرچہ تھا 1.84 بلین. ہوٹل وغیرہ میں جو ٹپس کے نام پر جو رقم دی گئی وہ کیا تھی جی؟ آپ سن کے حیران ہوں گے, 30 ملین. تحفے وغیرہ پر خرچ کیے گئے اور 60 ملین اماؤنٹ بتائی جاتی ہے. کچھ مخصوص دورے بھی کیے گئے جن میں سے 20 مکمل طور پہ اگر ہم کہیں پرائیویٹ دورے تھے, پرائیویٹ دورے, اور ان پرائیویٹ دوروں پر سرکاری پیسہ لگایا گیا جس کی رقم آپ کو بتاؤں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے, 230 ملین. اور ان سرکاری دوروں میں نواز شریف صاحب اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ رشتہ داروں کو, دوستوں کو, نوکروں کو اور کچھ اپنے صحافیوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے جن کی تعداد آلموسٹ پتہ کتنی بنتی ہے؟ 3,842. یہ تھے ہمارے ملک کے نیلسن منڈیلا. یہ ہے اس ملک میں جمہوریت کا حال. اور اس سے پہلے جو جماعت اقتدار میں رہی, جو خود کو جمہوریت کا پاسبان کہتے ہیں, کسی دور میں پیپلز پارٹی واقعی ایک عوام کی نمائندہ جماعت تھی, لیکن آج اس کا حال سندھ جیسا ہوتا جا رہا ہے. جیسا حال آصف علی زرداری صاحب نے سندھ صوبے کا کر دیا ہے, ویسا ہی حال اب پیپلز پارٹی کا بھی ہوتا جا رہا ہے. اس جماعت کے روح رواں آصف علی زرداری صاحب نے اپنی حکومت میں آپ کو پتہ ہے کتنے دورے کیے؟ 134 غیر ملکی دورے کیے. ان پر آنے والے سرکاری اخراجات تھے 1.42 بلین. انہوں نے بھی ہوٹل میں یہ جو جمہوری ٹپس ہیں وہ دیے. اگر زرداری صاحب ہوٹلز میں ٹپس نہ دیتے تو جمہوریت شاید خطرے میں پڑ جانی تھی. ان ٹپس کی رقم بنتی ہے جی 20 ملین. میں اور آپ میرے خیال سے کسی ہوٹل میں اگر ہم جاتے ہیں, ہم جا کے 500 روپے میکسیمم کسی کو دیتے ہوئے سوچتے ہیں. انہوں نے 20 ملین کے ٹپس دیے. غریب ملک کے امیر لوگ ہیں جی, حق بنتا ہے. غیر ملکی دوروں پر گئے تو تحفے اور تحائف بھی ساتھ لے کر چلے گئے, کنبے بھی ساتھ لے کے چلے گئے, اپنے خاندان, رشتہ دار, اپنے من پسند لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گئے. ان کی قیمت جو ہے آپ کو پتہ ہے کتنی تحائف کی؟ اگر میں قیمت کی بات کروں 45 ملین. انہوں نے بھی مخصوص دورے کیے جن میں سے 48 دورے پرائیویٹ تھے. ان پر جو میرا اور آپ کا یعنی ہمارے ٹیکس کا پیسہ تھا وہ خرچ کیا گیا. وہ پتہ ہے کتنا بنتا ہے ناظرین؟ غصہ آئے گا آپ کو, تکلیف ہوگی, 320 ملین. یہ بھی اپنے ساتھ پورا ٹبر لے کر جاتے تھے الحمدللہ, رشتہ دار, دوست احباب اور کچھ قریبی صحافی. ان صحافیوں پر ٹھیک سے بات ہو نہیں سکی, لہٰذا کل میں آپ کو کل کے پروگرام میں کچھ صحافیوں کی حقیقت بتاؤں گی انشاءاللہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت کا جو مطلب ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا بن چکا ہے. جمہوریت کو اگر آپ ڈیفائن کریں, میں آپ سے پوچھا آپ ڈیفائن کر سکیں گے اس پورے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ اور پھر جب اس جمہوریت کے نام لیواؤں سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر یا تو ان کی جمہوریت خطرے میں پڑنے لگ جاتی ہے یا پھر یہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں. مریم نواز سے میں ویسے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. آج نواز شریف گرفتار ہوئے, مریم نواز نے نواز شریف کی ڈی پی لگا لی. اب ذرا غور سے سنیے گا, ابا جی گرفتار ہوئے, ڈی پی لگا لی ٹویٹر پر. رانا سنوالا گرفتار ہوئے تو مریم نواز نے رانا صاحب کی تصویر لگا لی اظہار یکجہتی کے لیے اور اپنے ٹویٹر کی ڈی پی بنا لی. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو گرفتار ہوا اور اس نے نواز شریف کے حق میں یقین جانیے بہت سارے جلسے کر ڈالے, بڑی قربانی ہے اس شخص کی نواز شریف کے لیے. اس شخص نے نواز شریف کو خدا کا ولی تک ثابت کرنے کی کوشش کی, لیکن مریم نواز نے اس شخص کی تصویر کبھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ڈی پی نہیں بنائی. پتہ ہے وہ شخص کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے صفدر اعوان.
मरियम सफदर के जो शोहरे नामदार कह दूं, शोहरे नामदार हैं। और ऐसा कौन करता है मरियम साहिबा अपने शोहर के साथ? मैं आपसे पूछती हूँ, वो बेचारे हर जगह आपके साथ जाते हैं, उनकी हैसियत किसी सिक्योरिटी गार्ड जैसी की हुई है। माना कि आपके अब्बा जी अपने दामाद को पॉकेट मनी देते रहे, लेकिन हैं तो दामाद, हैं तो आपके शोहर, थोड़ा उनका भी ख्याल कीजिए। एक तस्वीर उनकी भी लगा लीजिए ट्विटर पर डीपी के तौर पे, बेचारे खुशी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ओछे हथकंडे इख्तियार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिनकी वजह से आपकी अपनी साख भी ख़राब हो, आपके चचा जान भी मुश्किल में आ जाएं, आपके वालिद साहब की जो तर्ज सियासत है वो वैसे ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। और मज़ीद इन पर सवाल खड़े मत करें। मैं आज आपसे यही कहूँगी, ये जो आज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, उन्होंने पहले भी नवाज शरीफ को बेवकूफ़ बनाकर लंदन से पाकिस्तान बुलाया था। उन्होंने पहले भी नवाज शरीफ को बताया था कि मियाँ साहब सब ठीक है, तुसी बस आ जाओ पाकिस्तान, फुल्ला दे हार तैयार ने, अवाम ताड़ा इस्तकबाल करेगी, अवाम बेताब है। लेकिन मियाँ साहब आए तो देखा कि वो हार तो हथकड़ियाँ थे, और जिनको अवाम का नाम दिया जा रहा था वो कुछ अहलकार थे जो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर आए हुए थे। बाकी ना चचा आए, ना मेकअप करने वाला भतीजा वहां पे पहुंचा, और अवाम ने तो आना ही नहीं था। एक बात याद रखें नाज़रीन, आप मौजूदा हुकूमत पर बेशक तनकीद करें, उनके यू टर्न्स पर तनकीद करें, हम भी करते हैं, आप भी करें, हम सब ने करनी है तनकीद करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। इनसे सवाल पूछें, खुलकर पूछें, आपका हक है, मेरा हक है। लेकिन किसी की जाती करप्शन को बचाने के लिए उनके हाथों में अब दोबारा इस्तेमाल नहीं होना। अब की बार जमहूरियत के नाम पर खुद को बेवकूफ़ नहीं बनने देना। महंगाई है, पहले भी थी, मसाइल हैं, मसले पहले भी थे, कर्जा है, पहले वाले कर्जे को उतारना है, इसलिए ये लिया गया। लेकिन आप अपना मुस्तकबिल इन दो खानदानों के हाथ में दोबारा मत देना, वरना ये लोग नस्ल दर नस्ल आपको मकरूस करते चले जाएंगे और जमहूरियत के नाम पर अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे। इनको सिर्फ एक ही पैगाम दो मेरे साथ मिलके, और वो क्या कि अब ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।